हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर अभी 2 स्टोरीज चल रहे हैं। एक मोनिका ध्रुव की लिखी हुई इश्क है मलंग मेरा और एक अनिल कुमार वर्मा की लिखी हुई सिर्फ एक महीना। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क है मलंग मेरा से। आप सब में से जिसने भी पिछले एपिसोड्स नहीं देखे वो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर के पिछले एपिसोड्स देख लें। चलिए शुरू करते हैं इश्क है मलंग मेरा चैप्टर 35। सिद्धि रोते रोते बोली, एक तो पहले ही मेरे पापा लापता हैं, ऊपर से इतनी मुश्किल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, लेकिन लगता है मेरी किस्मत बहुत खराब है। विनायक को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। शाश्वत सिद्धि को ही देख रहा था। एक वो लड़की थी जिसे विनायक ने पागल कर दिया था और एक सिद्धि जो जानते हुए भी कि विनायक की दिमागी हालत ठीक नहीं है, विनायक के लिए रो रही थी। शाश्वत खुद से बोला, औरतों के भी कितने रूप होते हैं। सिद्धि है जो ऐसे रिश्ते को निभा रही है, एक वैदेही जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बीमार तक हो गई, एक शांति बुआ जिसने हमारे घर की शांति भंग कर दी, एक माई जिसने हमेशा हमारा भला चाहा। और तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सामने से एक डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को देखकर सिद्धि एकदम से बोली, क्या हुआ डॉक्टर साहब, विनायक ठीक तो है ना? डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ वो ठीक है, लेकिन उन्हें अभी होश नहीं है। आप लोग तभी उनसे मिलेंगे जब होश में आ जाए। और हाँ, शायद उनके दिमाग पर भी असर हुआ है, तो बेहतर होगा कि उनके सामने वो ही जाए जिन्हें वो जानते हैं। अब तो सिद्धि की हालत और खराब हो गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और तभी शाश्वत बोला, आप फिक्र मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। सिद्धि बोली, क्या ठीक होगा, मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरे पापा नहीं मिल रहे, ऊपर से विनायक की ऐसी हालत। और तभी शाश्वत बोला, आपके पापा मिल जाएंगे, फिक्र मत करो। तभी पैंथर वहाँ आया और उसने सिद्धि को देखकर कहा, भाभी आपके पापा मिल गए। इतना कहकर उसने एक तरफ देखा जहाँ से मास्टर जी कॉरिडोर से होते हुए सिद्धि की तरफ आ रहे थे। सिद्धि ने अपने पापा को देखा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और भागते हुए जाकर मास्टर के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मास्टर जी बोले, सिद्धि बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सिद्धि गुस्से में बोली, कहाँ थे आप, बताइए मुझे कहाँ थे, थोड़ी भी मेरी फिक्र नहीं है। मुझे यहाँ विनायक के साथ रिश्ते में बांधकर खुद कहाँ चले गए थे। आपको पता है पुलिस इंस्पेक्टर कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहा था। मास्टर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। कुछ देर तक सिद्धि ऐसे ही रोती रही। फिर उसने पैंथर को देखकर कहा, मेरे पापा कैसे गायब हुए थे? पैंथर बोला, सब कुछ तुम्हारे उस अशोक चौहान ससुर जी का करा धरा था। उसे 2 डंडे मारे तो सब कुछ उगल दिया। तुम्हारे पापा को किडनैप करके रखा हुआ था, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पापा ठीक हैं और तुम्हारी आंखों के सामने सही सलामत हैं। मास्टर जी ने अपना चश्मा ठीक करके कहा, लेकिन संजय और संध्या कहाँ हैं? शाश्वत ने जैसे ही अपने मम्मी पापा का नाम सुना मास्टर जी की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं पता मेरे पापा कहाँ हैं? मास्टर जी ने ना में गर्दन हिला दी। शाश्वत बोला, तो कहाँ है मेरे पापा? मास्टर जी ने कहा, तुम्हारे पापा तो बहुत पहले से गायब हो गए थे, जैसा मुझे माई ने बताया। तभी तो मैंने अपनी सिद्धि की शादी विनायक से की, वरना एक बाप के लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था। शाश्वत ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल मैं पापा को कहाँ ढूंढूं? मास्टर जी ने कहा, तुम्हारे पापा का पता तो अशोक ही बता सकता है। पैंथर बोला, पुलिस वालों ने अशोक से बहुत पूछताछ की, बड़ी मुश्किल से उसने मास्टर जी का पता बताया है, लेकिन पता नहीं संजय अंकल का पता बताएगा या नहीं। शाश्वत बोला, बताएगा कैसे नहीं, उसे बताना पड़ेगा कि मेरे माँ पापा कहाँ हैं। इतना कहकर शाश्वत वहाँ से जाने लगा। तो मास्टर जी ने कहा, विनायक को होश आएगा तो वो हम में से किसी को नहीं पहचान पाएगा, तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। शाश्वत ने पलटकर मास्टर जी को देखा और हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। करीब 3 घंटे बाद विनायक को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। विनायक की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपनी आंखों के सामने शाश्वत को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो बोला, शाश्वत तुम यहाँ? ये देख कर के विनायक ने शाश्वत को पहचान लिया। शाश्वत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उस कमरे में सिर्फ शाश्वत था, बाकी कोई नहीं था, क्योंकि सब ने डॉक्टर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया था। वहीं सिद्धि तो बस दरवाजे पर खड़ी हुई रो रही थी। उसे डर था कि कहीं विनायक सिद्धि को पहचानने से इनकार न कर दे, और ये तो शायद हो सकता था कि विनायक सिद्धि को पहचाने ही ना। वहीं शाश्वत विनायक को देखकर बोला, तो ठीक है? विनायक बोला, मुझे क्या हुआ? शाश्वत ने हंसकर कहा, क्या हुआ तुझे? तू पागल हो गया था। तेरी शादी हो गई है सिद्धि नाम की लड़की से, और यकीन मान वो तेरे लिए पूरी डेडिकेटेड है। विनायक आंखें फाड़े शाश्वत को देख रहा था। शाश्वत बोला, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ।
दरवाजे की तरफ देख, लेकिन ऐसे देख कि उस लड़की को पता न चले। विनायक ने हल्की सी गर्दन घुमाकर अनजान बनते हुए दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ उसे सिद्धि का आधा अधूरा चेहरा दिखाई दिया। विनायक बोला, उस लड़की से मेरी शादी हुई है। शाश्वत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, और तू जानता है वो लड़की कौन है? मास्टर की बेटी। विनायक बोला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शाश्वत ने कहा, तू अब ठीक हो गया है, तेरी शादी हो गई है, तुझे अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और वो लड़की? विनायक बोला, कौन लड़की? शाश्वत ने कहा, वही लड़की जिसे तू डेट कर रहा था। विनायक बोला, मैं किस लड़की को डेट कर रहा था? शाश्वत को समझते देर नहीं लगी कि दिमाग पर असर होने की वजह से शायद विनायक उस लम्हे को भूल चुका है। शाश्वत बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सिद्धि पसंद तो है ना? विनायक ने एक नजर फिर से सिद्धि की ओर देखा। उसे अब भी सिद्धि पूरी तरीके से दिखाई नहीं दी, लेकिन वो इतना समझ गया था कि वो लड़की रो बहुत रही है। विनायक बोला, ये इतना क्यों रो रही है? शाश्वत ने कहा, अरे मैं बता तो रहा हूँ, तू पागल हो गया था और उसने तुझे उसी हालत में अपनाया, और जब तुझे गोली लगी तो उसकी तो जैसे सांसें ही थम गई थी। शाश्वत बोला, तो सिद्धि के साथ अपनी जिंदगी बिताएगा तो ना? विनायक बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ? विनायक ने इतना ही कहा था कि शाश्वत ने कहा, देख, वो लड़की अच्छी है, जिसने तुझे उस हालत में एक्सेप्ट किया, तो उस लड़की में कमी तो हो नहीं सकती। फिर भी अगर तू डिसीजन लेने में थोड़ा भी परेशान है तो कुछ दिन सिद्धि के साथ पागल बनकर वक्त बिता ले, तुझे उससे प्यार हो जाएगा। विनायक कुछ नहीं बोला। शाश्वत ने कहा, अब मैं सबको अंदर बुला रहा हूँ। विनायक ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और शाश्वत ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, मास्टर जी, सिद्धि, वैदेही, आ जाओ। तब एक एक करके सब उसके कमरे में आ गए। विनायक की नजर जब सिद्धि पर गई तो वो सिद्धि को देखता ही रहा। सिद्धि बेहद खूबसूरत थी, अपने आंसू जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। वो विनायक के पास आई और बोली, विनायक, आप ठीक हैं? विनायक ने बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन शायद अब वो पागल होने का नाटक जारी रखना चाहता था। सिद्धि ने जब ये सुना कि विनायक ठीक है तो उसकी जान में जान आई। वो बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए। वहीं शाश्वत ने वैदेही को देखकर कहा, तुम भैया भाभी के साथ यहीं रहना, मैं अभी आया। शाश्वत बाहर जाने लगा तो वैदेही ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? शाश्वत ने पलटकर वैदेही को देखा और बोला, अपने माँ बाप का पता लगाने। शाश्वत वहाँ से चला गया और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचा, जहाँ अशोक चौहान से पूछताछ चल रही थी। शाश्वत ने पुलिस को इतने पैसे खिलाए थे कि किसी की भी हिम्मत शाश्वत से सवाल करने की नहीं थी। शाश्वत सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया और अशोक चौहान को ढूंढने लगा। और तभी इंस्पेक्टर बोला, सर, अशोक चौहान वहाँ है। शाश्वत गुस्से में सीधा उस कमरे में गया जहाँ अशोक चौहान एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक टेबल थी और उसके सामने 2 पुलिस वाले बैठे हुए उससे पूछताछ कर रहे थे। शाश्वत ने सीधा जाकर अशोक चौहान का कॉलर पकड़ लिया और उसके मुंह पर मुक्के बजाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर पीटने के बाद शाश्वत बोला, बता मेरे माँ बाप कहाँ है, बता, वरना यहीं के यहीं तुझे मार दूंगा। लेकिन अशोक चौहान ने जुबान नहीं खोली, बल्कि वो एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ शाश्वत को देखने लगा। शाश्वत बोला, तुझे क्या लगता है कमजोरी बस मेरे पापा की है, तेरी कमजोरी नहीं है? रुक, तेरी कमजोरी को तेरे सामने मारता हूँ। इतना कहकर शाश्वत उस कमरे से निकल गया और थोड़ी देर बाद गौरव का कॉलर पकड़कर उसे वहाँ लेकर आया। अब अशोक की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, शाश्वत, तुम मेरे और अपने बीच में गौरव को लेकर नहीं आ सकता। शाश्वत ने अगले ही पल गौरव के मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया और अशोक को देखकर बोला, तू तो मेरे पूरे खानदान को लेकर आ गया, मैं तेरे बेटे को भी लेकर नहीं आ सकता। इतना कहकर उसने एक और मुक्का गौरव के मुंह पर जड़ दिया। गौरव धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल शाश्वत ने टेबल पर रखी हुई एक बंदूक उठाई और गौरव को लेटे हुए ही पॉइंट कर दिया। फिर बोला, अगर तू उठा तो बंदूक चल जाएगी, वरना अपने बाप से बोल, बताएगा कि मेरे पापा कहाँ हैं। अशोक उन दोनों पुलिस वालों को देखकर बोला, प्लीज मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ प्लीज। लेकिन वो दोनों इंस्पेक्टर तो ऐसे खड़े थे जैसे अशोक को जानते ही नहीं। शाश्वत ने एक बार फिर दहाड़ते हुए कहा, मैंने पूछा पापा कहाँ हैं मेरे? अशोक फिर से हाथ जोड़कर बोला, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। शाश्वत बोला, तुमने तो बिगाड़ा है ना, मेरे भाई को पागल कर दिया, मेरी माँ को घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे पापा कहाँ है मुझे ये नहीं पता। तुमने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया और मैं तुम्हारे बेटे को मारूं भी ना? बता जल्दी मेरे माँ बाप कहाँ हैं, वरना मैं सच में गोली मार दूंगा।
अशोक अब गिड़गिड़ाते हुए बोला, तुम्हारी माँ अनाथ आश्रम में है और तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनते ही शाश्वत ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंख से एक आंसू बह गया। उसने बंदूक फेंक दी और अगले ही पल अशोक का कॉलर पकड़कर दीवार से लगाकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, अगर ये बाहर आ गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इसे 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5th डिग्री जो देना है दो, लेकिन ये बाहर नहीं आना चाहिए। इन तीनों में से कोई बाहर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, यही है इश्क है मलंग मेरा का एपिसोड नंबर 35। आगे की कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक का। तो चलिए अब वो शुरू करते हैं जिसका हमने आपसे वादा किया था। हमारे राइटर अनिल कुमार वर्मा की लिखी हुई कहानी सिर्फ 1 महीना। तो चलिए कहानी हमने जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया हो तो प्लीज पीछे के वीडियोस देख लें। घर पहुंचकर आरव ने कपड़े नहीं बदले, बालकनी में जाकर बैठ गया। सामने सड़क की बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थी। उसने जेब से वो पन्ना निकाला और लिखा, शुरुआत। कोई लंबी बात नहीं, कोई बड़ी कविता नहीं, बस एक शब्द, क्योंकि कभी कभी कहानियाँ वहीं से शुरू होती हैं जहाँ हम बस चुप रहकर कुछ महसूस करते हैं। अगली सुबह जब आँख खुली तो खिड़की के बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। आरव ने अलार्म बंद किया और कुछ देर तक बस लेटा रहा, जैसे हर चीज को महसूस करना चाहता हो। कॉफी बनाते हुए उसका ध्यान पर्स की जेब में रखे उस पन्ने की ओर गया, लेकिन आज भी उसने उसे नहीं खोला। उसे लगा अभी नहीं, अभी सिर्फ देखना है, सोचना है, समझना है। रविवार पास आ रहा था। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसने स्टेशन के पास एक पुरानी सी दुकान से कुछ रंग खरीदे, वही जो काव्या बच्चों को देती थी। उसके पास कोई वजह नहीं थी, बस दिल ने कहा ले लो। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। आसमान में हल्की हल्की बैगनी रेखाएं थी, जैसे किसी बच्चे ने आड़ी तिरछी क्रेयॉन से रंग भर दिए हो। कॉलोनी की बत्तियां एक एक करके जल रही थी। कहीं से मोगरे की खुशबू आ रही थी और कहीं से किसी पुराने रेडियो पर बजता हुआ गाना, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। धीमी हवा उस गाने को दूर दूर तक ले जा रही थी। आरव अपने कमरे में बैठा था। किताबें फैली थी, लैपटॉप खुला था, लेकिन ध्यान कहीं और था। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के थपथपा रही थी, जैसे कोई बेसुरा सा संगीत खोज रही हो। सामने वही पन्ना रखा था जिसमें उसने बस एक शब्द लिखा हुआ था, शुरुआत। काव्या ने जो कहा था वो अब भी कानों में गूंज रहा था उसके। बस पहुंचना है, बाकी सब वहाँ खुद समझ में आ जाएगा। उसने फोन उठाया, स्क्रीन देखी, कोई नया मैसेज नहीं था। फिर भी ना जाने क्यों उसे लगा कि काव्या की कोई बात उसी पल आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। उसने फोन वापस रख दिया और बालकनी की ओर चला गया। नीचे सड़क पर एक रिक्शा वाला अपनी थकी आवाज में पुकार रहा था, स्टेशन स्टेशन। और उसके पीछे एक बच्चा बेमन से स्कूल बैग घसीटता चला जा रहा था। आरव ने खुद से बुदबुदाया, इतने लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाकी सब से अलग होते हैं। रविवार को उस जगह जाना है। यही सोचते सोचते उसकी आंखें थोड़ी भारी हो गई, लेकिन नींद नहीं आई। अगली सुबह थोड़ी जल्दी उठ गया। अलार्म बजने से पहले ही आंख खुल गई थी। उसने फोन देखा, घड़ी 6 बता रही थी। उसने धीरे धीरे तैयार होना शुरू किया। सिंपल जीन्स, हल्की सी सफेद शर्ट और एक नीला दुपट्टा जो पिछले हफ्ते पार्क में धूल से रंग गया था, उसे आज फिर पहनने का मन किया। ऑटो से शहर की सीमा तक पहुंचना था और वहां से पैदल वही रास्ता जो काव्या ने बताया था। शहर के बाहर तीसरी गुमटी पर आम का पेड़, सूखी शाखों पर पीले कपड़े। ऑटो वाले को गंतव्य समझाना थोड़ा अजीब था। भैया वहाँ कोई बोर्ड नहीं है, एक बड़ा आम का पेड़ होगा। पेड़? ऑटो वाला थोड़ा चौंका। अरे बाबू, पेड़ तो बहुत है इधर, नाम बताओ, गली बताओ। नहीं है कुछ, बस वही पेड़ मिलेगा, मैं पहचान लूंगा। ऑटो वाले ने घूरा नहीं, बस कंधे उचकाए, जैसे ऐसे लोग उसे रोज मिलते हो जो पेड़ों के पीछे किसी को ढूंढते हैं। 20 मिनट बाद आरव उतर गया। वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, सूनापन था, लेकिन डरावना नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। थोड़ी दूर चलने पर सचमुच एक आम का पेड़ दिखा। उसकी शाखाएं सूखी थी और हर एक पर कोई न कोई कपड़ा बंधा हुआ था, कोई पीला, कोई हल्का नारंगी, कोई तो इतने सालों से बंधा था कि उसका रंग मिट्टी में मिल चुका था। वो वहीं खड़ा रहा कुछ देर तक, फिर किसी ने पीछे से धीरे से कहा,
तुम आ गए। वो आवाज जानी पहचानी थी। आरव मुड़ा। काव्या थी। उसके चेहरे पर धूप की हल्की सी चमक थी। बाल खुले थे और आंखों में वो चमक थी जो किसी पुराने दोस्त से मिलने पर आती है। तुम्हें कैसे पता था मैं आऊंगा? उसने पूछा। क्योंकि तुम आए बिना रह नहीं सकते थे, उसने बिना मुस्कुराए कहा और उसकी जगह उसकी आंखों ने मुस्कुरा दिया। वे दोनों पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ एक छोटा सा स्टोन बेंच जैसा कुछ था। शायद कभी किसी ने पूजा के लिए बनाया होगा। अब वो धूल में छिपा हुआ था। आरव ने पूछा, तुम यहाँ कितनी बार आई हो? हर बार जब कुछ अधूरा लगा, काव्या ने जवाब दिया। उसने एक छोटी सी डिब्बी निकाली, उसमें से एक नया पीला रिबन निकाला और आम की एक सूखी शाखा पर बांध दिया। अब क्या बांधा? आरव ने पूछा। याद, उसने धीरे से कहा, वो जो किसी को नहीं बताई जाती, बस हवा को थमा दी जाती है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर काव्या ने उसकी तरफ देखा। तुम कभी किसी को सुनते हो और अंदर ही अंदर सोचते हो, काश ये बात किसी ने पहले मुझसे कह दी होती? हाँ, आरव ने कहा, बहुत बार। और फिर लगता है कि दुनिया में इतने लोग हैं, फिर भी जो बात तुम्हें सुनना था वो किसी ने नहीं कहा। आरव की आवाज थोड़ी भारी हो गई। शायद इसलिए हम खुद में कहानियां गढ़ लेते हैं। काव्या ने अपना हाथ उसकी हथेली पर रखा और हल्की सी पकड़ बनाई, जैसे कह रही हो, अब थाम लो, बस थोड़ी देर के लिए। धीरे धीरे धूप ज्यादा तीखी होने लगी थी। तुम्हें एक जगह और ले चलना है, उसने कहा। अब कहाँ? आरव ने पूछा। पास ही, लेकिन वहाँ हम बोलेंगे नहीं। मतलब? उसने थोड़ा चौंक कर पूछा। मतलब बस बैठेंगे और जो भी कुछ अंदर है वो सुनने की कोशिश करेंगे, बिना कहे। वो दोनों एक पुरानी झील के पास पहुँचे। वहाँ कोई नहीं था, बस पानी था, गहरा, शांत और धूप में चमकता हुआ। वे दोनों किनारे बैठ गए। कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं। आरव ने झील में पत्थर फेंका। वो दूर तक उछलते हुए गया और फिर गहराई में डूब गया। जैसे कुछ बातें होती हैं, उसने कहा, जो दिखती हैं, गूंजती हैं, लेकिन फिर गहराई में खो जाती हैं। काव्या ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक छोटी मुस्कान दी और आंखें बंद कर ली। आरव ने भी आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद जब दोनों ने आंखें खोली तो वो कुछ हल्के लग रहे थे, जैसे अंदर की सारी उलझनें थोड़ी देर को ठहर गई हो। अब? आरव ने पूछा। अब हम वापस जा सकते हैं, काव्या ने कहा। रास्ते में वो ज्यादा नहीं बोले, लेकिन उनके बीच की खामोशी में अब कोई बोझ नहीं था, बस एक आराम था, जैसे कोई पुरानी किताब फिर से खोल दी गई हो। बस स्टॉप पर पहुंचकर काव्या ने कहा, शायद अगली बार मैं तुम्हें किसी और जगह बुलाऊंगी और शायद तब तक तुम खुद अपने अंदर कुछ कह या सुन पाओगे। आरव ने सिर हिलाया। काव्या बस में चढ़ गई, खिड़की से बोली, फिर मिलेंगे, ठीक है? हमेशा, आरव ने कहा। बस चली गई। आरव वहीं खड़ा रहा कुछ देर तक। फिर जेब से वही पन्ना निकला और उसने लिखा, आज मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद आज मैंने पहली बार खुद को सुना। फिर उसने पन्ना बंद किया और मुस्कुराकर बुदबुदाया, शायद यही असली शुरुआत थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको किसी और तरह की कहानी सुनने का मन है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए नई से नई और एंटरटेनिंग से एंटरटेनिंग कहानियां ला सकें। तब तक के लिए इंतजार करते हैं अगले एपिसोड का।